हेलो दोस्तों, स्वागत है। आपके लिए कुछ न्यूज़ ला रखी इंटरनेशनल। पहली खबर आ रही है कि जो पोलैंड है वहाँ पर नई सरकार बन गई है। पोलैंड में इलेक्शन हुए थे 2 महीने पहले, उसमें किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। जो गवर्निंग पार्टी थी, जो पिछले 8 साल से शासन कर रही थी, PIS पार्टी, उसको नंबर 1 पोजीशन मिली थी। दूसरे नंबर पर डोनाल्ड टस्क की पार्टी सिविक कोलिशन रही थी। जैसे कि कोलिशन बनाना ज़रूरी था किसी भी पार्टी को, अगर उसको बहुमत तक पहुंचना था। तो जो PIS पार्टी थी, जिसको सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी, वो कोलिशन पार्टनर नहीं ढूंढ पाई, जिस कारण से उसकी जो सरकार है उसको गिरना पड़ा। पार्लियामेंट में जब वोट हुआ तो उसके पास बहुमत नहीं था, तो सरकार गिर गई। और अब जो डोनाल्ड टस्क है, उन्होंने कोलिशन पार्टनर के साथ मिलकर सरकार बना ली है। 3 कोलिशन पार्टीज ने मिलकर सरकार बनाई है। एक डोनाल्ड टस्क की सिविक कोलिशन, दूसरी पार्टी का नाम है सेंटर पार्टी, और तीसरी पार्टी लेफ्ट पार्टी है। तो ये तीनों पार्टियों ने मिलकर कोलिशन बना के और बहुमत भी साबित कर दिया है। डोनाल्ड टस्क इससे पहले यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो डोनाल्ड टस्क से उम्मीद जताई जा रही है कि डोनाल्ड टस्क जो पोलैंड और यूरोपियन यूनियन के संबंध थे उनको सुधारने की कोशिश करेंगे। साथ में डोनाल्ड टस्क की जो एक डोमेस्टिक क्षेत्र में देखा जाए तो उन्होंने काफ़ी जो फ्रीडम छीने गए पिछले 8 सालों में, उन फ्रीडमों को उन्होंने वापस लोगों को देने का वादा किया है। जिस तरह से फ्रीडम, खासतौर में जो एबॉर्शन है, पिछली सरकार ने एबॉर्शन, महिलाओं का जो एबॉर्शन के राइट है वो छीन लिए थे। तो अभी सरकार का मानना है कि ये एबॉर्शन राइट महिलाओं को दोबारा से दिया जाएगा। लेकिन एक दिक्कत ये है कि अभी अगर ये चीज़ें पास करानी है तो उसके लिए प्रेसिडेंट के पास ये कानून भेजना पड़ेगा, जबकि अभी प्रेसिडेंट एंड्रेस डूडा है जो PIS के पार्टी से आते हुए, तो वो लगता है कि वो इनके बाधा डालेंगे इनके रास्ते में। जो बिल होगा उसको पास कराने में या तो देरी करेंगे या फिर उसको बहुत मुश्किल से पास हो पाएगा जब तक एंड्रेस डूडा राष्ट्रपति है। दूसरी तरफ चलते हैं, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, वो इस समय अमेरिका की यात्रा में जा रखे हैं। अमेरिका की यात्रा में उन्होंने कई नेताओं से मिलना है, खासतौर में जो बाइडन जो राष्ट्रपति उनके साथ उन्होंने बात करनी है। साथ में जो सीनेट के माइनॉरिटी मिनिस्टर और मेजोरिटी लीडर शुमाकर और माइनॉरिटी लीडर मिच मैकोनेल, इन दोनों से बातचीत होगी। और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसके स्पीकर माइक जॉनसन से भी उन्होंने बातचीत करनी है। तो आखिरकार वो यहाँ पर क्यों आ रखे हैं? पहली चीज़ है कि जिस तरह से अभी अमेरिका में यूक्रेन को मदद लेकर एक प्रपोज़ल पेश किया गया था सीनेट के सामने, वो प्रपोज़ल को ब्लॉक कर दिया था सीनेट में। तो ये जो प्रपोज़ल थे, इसके तहत $61 बिलियन यूक्रेन को सहायता के लिए जाना था, जो कि अभी फंस गया है सीनेट में, ये पास नहीं हो पा रहा है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति सीनेटरों से समझाने की कोशिश करेंगे उनको कि ये जो प्रपोज़ल है इसको पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसको यूक्रेन इस समय बहुत ज़्यादा संकट की स्थिति में, अगर उसको ये पैसा नहीं पहुंच पाया तो उसके लिए लड़ाई में बहुत घातक इसके परिणाम होंगे। तो लगता है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति का जो यहाँ पर आने का उनका प्लान है वो यही है कि किसी तरीके से पैसे को जारी कर दिया जाए यूक्रेन के लिए। और जारी तभी होगा जब ये जो सीनेटर है वो यूक्रेन की बात मानने को तैयार हो जाएंगे। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है वो इससे पहले कल के दिन अर्जेंटीना पहुंचे थे। अर्जेंटीना में जेवियर मिलाई का जो शपथ ग्रहण समारोह था उसमें वो शामिल हुए। उसके बाद वो आज के दिन अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका में उन्होंने कई नेताओं, जैसे खासतौर में जो मिनिस्टर्स है, फॉरेन सेक्रेटरी हो गए, ये डिफेंस सेक्रेटरी हो गए, इन सब के साथ उन्होंने बातचीत करनी है। और इस समय रिपब्लिकन पार्टी खासतौर में ये जो यूक्रेन की मदद का प्रपोज़ल है इसका विरोध कर रही है। रिपब्लिकन पार्टी का कहना है कि ये जो प्रपोज़ल है इसको तभी पास करेंगे हम जब पहले जो बॉर्डर है हमारे, उस बॉर्डर को सुरक्षित करना होगा। तो अभी ये जो मामला है वो फंसा हुआ है और ये फैसला जल्द से जल्द लेना पड़ेगा कि ये जो प्रपोज़ल है, अगर इसमें देरी हो जाती है, ये साल ख़त्म होने से पहले इसको पास कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं तो जो पैसा पहले से यूक्रेन को मिला हुआ है वो लगभग ख़त्म होने वाला है। तो नया पैसा आना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यूक्रेन के लिए। तीसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर आ रही है कि यूक्रेन के जो हिस्से में रसिया ने कब्जा कर रखा है, जिसको डोंबास भी कहते हैं, ईस्टर्न यूक्रेन का क्षेत्र है ये, जिसमें लुहांस्क और जैपोरिजिया, खैरसन, डोनियास्क, ये 4 क्षेत्र आते। तो इनमें रसिया का कब्जा है इस समय। और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि रसिया इस क्षेत्र के जो फसल है उनको उन
किसानों से ज़बरदस्ती फसलों को जमा करके रसिया में भेज रहा है और रसिया से फिर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये खबर कल के दिन सामने आई थी और माना जा रहा है कि यूक्रेन में जितनी फसल होती है तो उसमें से लगभग 1/5 हिस्सा रसिया में जा रहा है। कुछ कंपनीज़ है जो ये काम कर रही है और ये जो कंपनीज़ को चलाने वाले लोग हैं वो पुतिन के काफ़ी करीबी है। तो ये जो कंपनीज़ है ये यूक्रेन जो कब्जे वाले इलाके हैं वहाँ से फसलों को रसिया को भेज रही है, फिर रसिया से एक्सपोर्ट हो रहा है। और ख़ासतौर में ये भी कहा जा रहा है कि जो ज़बरदस्ती किसानों से फसल ली जा रही है और अगर कोई किसान अपनी फसल देने को तैयार नहीं है तो उसको टॉर्चर किया जा रहा है उसके साथ। अभी तक ये जैसे कि सैंक्शन रसिया के ऊपर लगा हुआ है, रसिया का जो तेल है वो दुनिया जो खासतौर में जो वेस्टर्न देश है उन्होंने उस तेल के ऊपर सैंक्शन लगा रखा है। यूरोपियन देश और अमेरिका जो रसिया का तेल है उसको नहीं खरीदते, लेकिन ऐसा सैंक्शन अभी तक रसिया के अनाजों में नहीं लगा है। अनाज में अभी तक किसी भी प्रकार का सैंक्शन रसिया के ऊपर नहीं है। तो रसिया इन अनाजों को आसानी से बेच सकता है। खासतौर में जो मिडिल ईस्टर्न देश है और अफ्रीका के देश है वहाँ पर अनाजों की काफ़ी डिमांड रहती है, तो रसिया आमतौर में इनको इन्हीं इलाकों में एक्सपोर्ट करता है। तो रसिया को अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, वो आसान दरों में और आसानी से ये सब काम कर रहा है। और जिस तरह से वो ज़बरदस्ती कर रहा है किसानों के साथ, वो एक बहुत बड़ा यहाँ पर न्यूज़ है। और ख़ास तौर में ऐसे दौर में जब ये लड़ाई में रसिया की कोशिश है कि इस लड़ाई को आगे और ले जाया जाए, तो ये समझ में आता है कि जिन इलाकों में रसिया का कब्जा है वहाँ पर वो किस तरह से शासन चला रहा है। अभी एलेक्सी नावल्नी जो रसिया के अपोजिशन लीडर है उनके बारे में खबर आई है। कल के दिन उनके लॉयर ने कहा है कि हमने एलेक्सी नावल्नी के बारे में एक हफ्ते से कुछ नहीं सुना है कि वो कहाँ है क्या है, उसके बारे में अभी हमें पता नहीं है। और लगभग कुछ दिन पहले उनकी कोर्ट में पेशी भी होनी थी, तो कोर्ट में उनको पेशी में लाया नहीं गया था। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उनकी पेशी का सिस्टम चलता है, जैसे वो अपनी जेल से ही वो कोर्ट से कनेक्शन होता है उनका। तो जो जेल के अधिकारी है वो कह रहे थे कि कनेक्शन डाउन होने की वजह से इनको कोर्ट के सामने नहीं रख पाए। जहाँ तक बात की जाए एलेक्सी नावल्नी जिस जेल में बंद है तो उनके लॉयर उस जेल में भी गए थे, तो वहाँ पर अथॉरिटीज़ ने उनको कहा कि अभी एलेक्सी नावल्नी हमारी जेल से ये दूसरी जेल में चले गए। अभी तक लॉयर को पता नहीं लग पा रहा है कि वो कौन सी जेल में उसे डाला गया है। एलेक्सी नावल्नी 2021 में इनको रसिया में इनको जेल के अंदर डाल दिया गया था और इनके ऊपर लगभग 17 साल की इनको कैद सुनाई गई है। और ये अपोजिशन, जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि ये पुतिन के ख़िलाफ़ ये इन्होंने करप्शन के आरोप लगाए थे। और इनको जब ये जर्मनी में थे तो इनको केमिकल दे के इनको मारने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन ये जीवित बच गए किसी तरीके से। उसके बाद ये रसिया लौट आए और रसिया में लौटे जैसे ही एयरपोर्ट में पहुँचे वैसे इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो माना जा रहा है कि अभी इलेक्शन होने वाले हैं रसिया में, तो हो सकता है कि जो पुतिन है वो जानबूझ के इनको अभी इनके लॉयर या फिर मीडिया के सामने आने नहीं दे रहे, ताकि कोई भी इनकी जो खबर है वो मीडिया तक ना पहुंच पाए। एलेक्सी नावल्नी की बात की जाए तो इससे पहले वो अपने लॉयर को बातें बताते रहे, अपने स्टेटमेंट वो जारी करते रहे। जैसे उन्होंने कुछ दिन पहले जब उनकी आखिरी बार लॉयर से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हमको इस इलेक्शन में जो पुतिन है उसको हराने के लिए हमको हर कोशिश करनी चाहिए, किसी एक कैंडिडेट को चुनना चाहिए अपनी तरफ से, और वो कैंडिडेट को सब जो अपोजिशन पार्टी से उसका समर्थन मिलना चाहिए ताकि किसी भी तरीके से पुतिन को हराया जा सके। तो माना जा रहा है पुतिन इसी वजह से, या जो रसिया सरकार है वो एलेक्सी नावल्नी को इसलिए अभी छुपा के रखा हुआ उन्होंने, ताकि एलेक्सी नावल्नी किसी भी प्रकार का जो वोटर है उनके ऊपर अपना कोई इन्फ्लुएंस ना लगा सके। अब आगे बढ़ते हैं। टकर कार्लसन एक अमेरिका के न्यूज़ पर्सनैलिटी है, ये फॉक्स न्यूज़ में काम करते थे और जो फॉक्स न्यूज़ है इनमें इनका टॉप का प्रोग्राम था, मतलब सबसे ज़्यादा जो टीआरपी मिलती थी इनके प्रोग्राम को मिलती थी। तो इनको कुछ महीने पहले फॉक्स न्यूज़ ने निकाल दिया था, तब से लेकर अभी तक ये बेरोज़गार है। तो इन्होंने अब अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस खोल दी है और उस स्ट्रीमिंग सर्विस का इन्होंने कॉस्ट बता दिया है $72 प्रति साल के हिसाब से। जो इनको सब्सक्राइब करेगा इनके स्ट्रीमिंग को तो उसको मिल जाएगा स्ट्रीमिंग इतने दरों में। तो जैसे कि ये बहुत ही फेमस एक न्यूज़ पर्सनैलिटी है और जिस तरह से इन्होंने जब से
खास तौर में इनके ऊपर निकालने की वजह ये थी, इनको जब चैनल से निकाला, वजह ये है कि इन्होंने कुछ फेक न्यूज़ चलाई थी और उस फेक न्यूज़ के कारण फॉक्स न्यूज़ के ऊपर एक डिफेमेशन केस लग गया था, जिसको फॉक्स न्यूज़ ने जब उस डिफेमेशन केस को सुलझाया तो उसको लगभग 600 से 700 मिलियन डॉलर पैसा देना पड़ा था उस कंपनी को जिसके ऊपर ये टकर कार्सन ने आरोप लगाए थे, फ्रॉड का इलेक्शन फ्रॉड का आरोप लगा था। तो डिफेमेशन सूट की वजह से टकर कार्सन को निकाला गया था। अगर टकर कार्सन इस तरह से गलत आरोप नहीं लगाते कंपनी के ऊपर तो ये पैसा फॉक्स न्यूज़ को नहीं देना पड़ता। तो टकर कार्सन को जब फॉक्स न्यूज़ से निकाला तो टकर कार्सन के ऊपर एक कंडीशन लगाई गई थी कि आने वाले महीनों में ये किसी भी कंपनी के साथ ज्वाइन नहीं कर सकते, किसी भी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये ज्वाइन नहीं कर सकते। तो तब से लेकर अभी तक टकर कार्सन ने केवल ट्विटर में अपने अकाउंट में वीडियो पोस्ट की है जिसमें वो डोनाल्ड ट्रंप और बड़े बड़े जो अमेरिका के नेता हैं रिपब्लिकन पार्टी के, उनके साथ इंटरव्यू में उन्होंने इस इंटरव्यू को जो एक्स है जिसको ट्विटर भी कहा जाता था उसके प्लेटफॉर्म में पब्लिश किया था। तो अब जाके जो टकर कार्सन है उन्होंने ये घोषणा की है कि वो अपना एक स्ट्रीमिंग सर्विस खोलने वाले, और स्ट्रीमिंग सर्विस में उन्होंने एक बिजनेस पार्टनर भी बना रखा अपना। तो ये स्ट्रीमिंग सर्विस में जैसे जो कंटेंट होगा वो इसी तरह का होगा, न्यूज़ से संबंधित होगा, जिसमें इंटरव्यूज़ और टकर कार्सन का शो उसमें डेली ब्रॉडकास्ट होगा। तो इस तरह से टकर कार्सन ने ये प्लान घोषणा की है, आने वाले दिन में ये स्ट्रीमिंग सर्विस शुरू हो जाएगी। हार्वर्ड प्रोफेसर्स ने एक पत्र लिखा है जिसमें ये अपील की है लॉ मेकर से कि जिस तरह से हार्वर्ड के जो इस समय चीफ है उनको निकालने की कोशिश हो रही है, तो उसके ही लेकर ये पत्र है। अभी हम देख लेते हैं आखिरकार ये है क्या चीज़ है। अभी जब से इसराइल के ऊपर अटैक हुआ था हमास द्वारा, तब से लेकर ऐसा लगता है कि जो अमेरिका और यूरोप के देश है वहाँ पर विवाद शुरू हो गया है। एंटी सेमिटिज़म एक चीज़ है, जिस एंटी सेमिटिज़म का मतलब होता है अगर कोई यहूदी लोगों के बारे में कुछ भी गलत कारनामे करता है या बातें बोलता है तो उसको एंटी सेमिटिज़म की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे जब नाजी जर्मनी का दौर था तो उस समय एंटी सेमिटिज़म आम बात थी, यहूदी लोगों को निशाना बनाया जाता था, उनको उनके अधिकारों से वंचित किया जाता था। तो उस तरह से जो इन चीज़ों को एंटी सेमिटिज़म कहा जाता है। और एंटी सेमिटिज़म कोई नई बात नहीं है, ये हज़ारों साल से यूरोप में एंटी सेमिटिज़म देखने को मिला है। यहूदी लोगों को ज़बरदस्ती उनके कभी भी कोई अकाल पड़ता था या फिर कभी भी कोई बीमारी फैलती थी तो यहूदी लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाता था। तो ये जो एंटी सेमिटिज़म की घटना ये बहुत पुरानी है। तो अभी क्या हुआ कि 7 अक्टूबर का जब हमास ने इसराइल के ऊपर अटैक किया उसके बाद फिर इसराइल ने हमास को निशाना बनाने के लिए गाजा के ऊपर बमबारी शुरू कर दी है। तो लगता है कि जो एंटी सेमिटिज़म की जो घटना है उसमें अमेरिका में काफ़ी बढ़ावा आ गया है। अगर जब से ये 7 अक्टूबर के कारनामे हुए थे उसके बाद कई ऐसे वहाँ पर प्रोटेस्ट निकल रहे हैं जिसमें इसराइल के ख़िलाफ़ वहाँ पर नारेबाजी की जा रही है इन प्रोटेस्ट में। जैसे कि एक नारा है कि फ्रॉम द रिवर टू द सी फ़िलिस्तीन विल बी फ्री, यानी जो जॉर्डन रिवर से लेकर मेडिटेरियन सी तक जो इलाका है वो फ़िलिस्तीन का इलाका है। तो ये ऐसे कुछ जो नारे हैं आमतौर में इसको एंटी सेमिटिज़म की कैटेगरी में रखा जाता है। हालांकि अलग अलग मान्यता है, कोई लोग बोलते हैं कि एंटी सेमिटिज़म नहीं है, ये फ़िलिस्तीन नेशनलिज्म का स्लोगन है, तो इसको एंटी सेमिटिज़म की कैटेगरी में रखना ठीक नहीं है। तो एंटी सेमिटिज़म आखिरकार होता क्या है असली में, इसको डिफ़ाइन करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि कोई भी ऐसा भी व्यक्ति होते हैं कई जो ज्यूइश लोगों के कोई अगर उनकी कोई ढंग से आलोचना कर रहा है, यानी जो लेजिटिमेट आलोचना है उसमें भी एंटी सेमिटिज़म लिहाज लेते हैं। तो ऐसे कुछ हुआ था भी। 3 यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, एक हार्वर्ड, एक MIT और तीसरी पेनिसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी। तो इन तीनों यूनिवर्सिटी में देखने को मिला है कि यहाँ के जो कुछ छात्र हैं वो इस तरह से स्लोगन लगा रहे थे और उन्होंने यात्रा निकाली थी, यानी जो मार्च निकाला था उन्होंने अपने कॉलेज में, और उसमें उन्होंने इसराइल के ख़िलाफ़ नारेबाजी की थी। तो इन 3 कॉलेजों में जो यहाँ के जो अभी जो हेड है इस कॉलेज के, तो उनको कांग्रेस के सामने बुलाया गया और तीनों मुखिया से पूछा गया कि आपके कॉलेज में इस तरह से एंटी सेमिटिज़म की घटना हो रही है, आपने इसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। तो अभी क्या है कि इनको इतना ज़्यादा निशाना बना गया इन 3 यूनिवर्सिटी के जो मुखिया थे, इनको
मीडिया में भी निशाना बनाया गया, और जो जब इनको कांग्रेस के सामने इनसे पूछताछ की गई तो उस समय भी जो ज़्यादातर कांग्रेस मेंबर है उन्होंने इनको इस तरह से पूछताछ की जैसे कि इन्होंने कोई पाप किया होगा। तो इसी दबाव के चलते जो पेनिसिल्वेनिया के एक चीफ़ है, उन्होंने पेनिसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के जो मुखिया है उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। अभी हार्वर्ड के जो उनके चीफ़ है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के चीफ़ है, उनके ऊपर भी प्रेशर बनाया जा रहा है और आने वाले दिन में हो सकता है वो भी इस्तीफ़ा दे दे। तो जो हार्वर्ड का जो एकेडमिक वाला सेक्शन है, यानी जो हार्वर्ड के टीचर और प्रोफेसर है, उन्होंने अपील की है, लगभग 500 से ज़्यादा ये प्रोफेसर और टीचर है, इन्होंने अपील की है कि इस तरह से ये जो हार्वर्ड के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि हार्वर्ड एक जो एंटी इसराइल लोगों के लिए एक जन्नत बन चुका है, वो गलत है। और हम क्या है, हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर विश्वास करते हैं। हम मानते हैं कि हर व्यक्ति को अपना अधिकार रखने का अधिकार है। उन लोगों को भी अधिकार है जो फ़िलिस्तीन लोगों के साथ जो संवेदना रखते हैं, उनका भी उतना ही अधिकार है जितना लोग इसराइल के प्रति संवेदना रखते हैं। तो हमारे जो यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है वो गलत है। और साथ में कुछ प्रोफेसरों ने ये भी बात की है कि ये जो चीफ़ के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है ये गलत है, और हम अपील करते हैं चीफ़ से कि वो अपना रेजिग्नेशन ना दे। अभी कुछ दिनों में देखने को मिला है कि जो कुछ बिजनेसमैन हैं जो इन यूनिवर्सिटी को पैसा देते थे अपनी तरफ से, मिलियंस ऑफ डॉलर वो फिलैंथ्रोपी के रूप में इन यूनिवर्सिटी को पैसा भेजते थे। अब कुछ लोगों ने अपना पैसा वापस लेना शुरू कर दिया जब उनको पता लगा कि यहाँ पर एंटी सेमिटिज़म की घटना हो रही है यूनिवर्सिटी में। एक नया बीमारी तो पुरानी है लेकिन उसका इलाज करने का तरीका नया है। बीमारी का नाम है सिकल। सिकल एक बीमारी होती है। सिकल बीमारी आमतौर में जो अफ्रीकन देश है वहाँ पर ये ज़्यादा बीमारी पाई जाती है, और इसमें जिसको ये हो जाती है तो उसमें जो उसका ब्लड सेल है तो वो डिफ़ॉर्म हो जाता है, यानी उसका जो ब्लड सेल आमतौर में राउंड शेप में होता है, तो राउंड्स के अलावा वो दूसरे शेप में चेंज होने लग जाता है, जिसके कारण उसके ब्लड वेसल में क्लॉगिंग शुरू हो जाती है। और जो व्यक्ति को ये बीमारी होती है तो उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है उसे, और उसके जो बॉडी पार्ट है वो भी ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। माना जाता है कि जिसको ये बीमारी होती है उस लगभग आधे से ज़्यादा 5 साल की उम्र में पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो जाती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इस बीमारी होने के बावजूद भी वो जवानी तक वो ज़िंदा रहते हैं, लेकिन जवानी में उनको बहुत दर्द का सामना करना पड़ता है, और लगभग 40 से 45 साल में उनकी मौत भी हो जाती है ज़्यादातरों की। तो ये जो सिकल वाली बीमारी है, ये सिकल आमतौर में ब्लड से रिलेटेड है और ये जेनेटिक बीमारी है। अगर किसी के माता पिता को उनमें ये जीन है इस बीमारी का, तो बच्चे में भी पहुंचने का चांसेस है। तो इस बीमारी को इसका इलाज ढूंढना बड़ा मुश्किल है और बहुत बड़ा खर्चीला है। तो अभी कल के दिन पता लगा है कि अमेरिका की 2 फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिन्होंने एक नई दवाई निकाली है इस बीमारी को इसका इलाज करने की, और ये जो दवाई है ये जीन एडिटिंग के टेक्निक का इस्तेमाल किया गया इसमें, जिसको CSIPR के नाम से जाना जाता है, Cas9 भी जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। तो जो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है उसकी सहायता से इस बीमारी को ख़त्म किया जा सकता है, इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है। और माना जाए तो ये जो कंपनी है इन्होंने जो अपनी दवाई निकाल रखी है, यानी जो इन्होंने अपना इलाज निकाल रखा है, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। एक कंपनी ने $3.1 मिलियन रखा है प्राइस, जबकि दूसरी कंपनी ने $2.7 मिलियन रखा है प्राइस, जो कि बहुत ज़्यादा है। कंपनियों ने अभी केवल 6 देशों में ही इस इलाज के लिए अभी खोला है इसको, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, सऊदी अरेबिया। ये कुछ 6 देश है जहाँ पर जो मरीज़ है इस बीमारी से जो ग्रसित है वो यहाँ पर इलाज इन इलाकों में कर सकता है। अगर बात की जाए तो जैसे मैंने आपको कहा था ये बीमारी अफ्रीका में ज़्यादा पाई जाती है जहाँ गरीबी ज़्यादा है। तो अफ्रीका के लोगों में एक उम्मीद बंधी थी जब उनको पता लगा कि एक नई टेक्नोलॉजी के तहत इस बीमारी को ख़त्म किया जा सकता है, तो लगता है कि अब उनकी उम्मीदों में पानी फेर दिया गया है। जिस तरह से पहली चीज़ तो है कि ये इतना ज़्यादा इसकी प्राइस रखी गई है दवाई की, जो कि किसी भी अफ्रीकन परिवार का कोई भी सदस्य इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है। दूसरा ये है कि अफ्रीका में किसी जगह कोई सेंटर भी नहीं खोले गए जहाँ अगर मान लीजिए किसी के पास अगर पैसा भी है तो वो भी इसका इलाज अपने देश में नहीं करा सकता है।
तो दोनों चीज़ों की कमी होने के कारण अफ्रीका लोगों में, जहाँ ये बीमारी की शुरुआत 7,000 साल पहले अफ्रीका में हुई थी, और अफ्रीका के ज़्यादातर देशों में ये बीमारी से ग्रसित बच्चे रहते हैं और उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो जैसे कि अभी इस टेक्नोलॉजी के बारे में देख लेते हैं, जो नई टेक्नोलॉजी है वो है क्या। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के तहत, ये जिसको CS9 के नाम से जाना जाता है, तो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके होगा ये कि जिस व्यक्ति को ये बीमारी है तो उसके जो सेल है, स्टेम सेल, उसको निकाला जाएगा उसके बॉडी से। फिर उसको, उस सेलों को जो लैब है वहाँ पर ले जाया जाएगा, और लैब में उस सेलों का जीन एडिटिंग होगी, यानी उन सेलों में जो डिफॉर्म वाला पार्ट है, यानी उन सेलों में जो सिकल वाला पार्ट है, उसको पार्ट को हटाया जाएगा, एडिटिंग की जाएगी, तब जाके वो जो सेल है उसको फिर से इस तरह से बनाया जाएगा कि वो व्यक्ति में जब उस दोबारा से उस सेल को डाला जाएगा तो उस व्यक्ति में जो सिकल वाला स्ट्रेन है वो सिकल स्ट्रेन हट जाएगा और वो व्यक्ति नॉर्मल टाइप का बन जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेसर है। पहले तो उसका सेल को निकालना उसके बॉडी से व्यक्ति को, फिर उसको लैब में भेजना, फिर लैब में उसको एडिटिंग करना, फिर उस लैब से फिर उस व्यक्ति की बॉडी में दोबारा से डालना उसे। तो ये एक लंबी प्रोसेस है और 3-4 महीने का इसमें टोटल टाइम लगेगा। ये जो, जैसे कि अमेरिका में ये अभी शुरू हो गया है, अमेरिका में लोगों के पास इतना पैसा है कि वो इतना कर सकते हो खर्चा। जो व्यक्ति, जाहिर सी बात है, अपनी जान बचाने के लिए उस, अगर उसे पैसा है उसमें तो खर्च तो करेगा ही वो। लेकिन दिक्कत ज़्यादातर अफ्रीकन देशों में, अफ्रीकन देशों में ऐसा नहीं है कि इसके, ये जो बीमारी, इसका कोई इलाज नहीं था। इससे पहले था इलाज, लेकिन वो इलाज कच्चा इलाज कह सकते हो, उसे पूरा सॉल्व नहीं करती थी वो कोई भी इलाज है। तो अभी तक ये जो सिकल वाली बीमारी थी, इसको पूरी तरीके से अभी तक इसका इलाज नहीं हो पाता था। लेकिन कुछ दवाई थी जिसके कारण ये बीमारी को कुछ इस तरह तक रोका जा सकता था। जैसे कि अगर किसी बच्चे को, अगर उसके जब वो जन्म होने से पहले ही उसको, अगर उसका टेस्टिंग हो जाती है तो टेस्टिंग में पता लग जाता है कि बच्चे को इस तरह की बीमारी होने वाली है, और अगर ये पता लग जाता है तो फिर उस बच्चे को दवाई मिलनी शुरू हो जाती है। तो लगभग 1 महीने का उस बच्चे को या व्यक्ति को, अगर कोई ये बीमारी को कम करना चाहता है, यानी इसका जो दर्द है जो व्यक्ति में होता है, अगर वो दर्द को कम करना चाहता है तो $60 1 महीने का दवाई का खर्चा आता है। लगभग 500 रुपये 1 महीने में अगर व्यक्ति दवाई के ऊपर खर्च करेगा तो जो उसका दर्द है वो कम हो सकता है। तो इस तरह से कुछ दवाई है जिसके कारण अगर वो यूज़ करेगा हर महीने तो उसका दर्द कम होगा। और एक और टेक्नोलॉजी है जिसके तहत इसको बोन मैरो टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। जिसे बोन मैरो में होता ही है कि कोई व्यक्ति का जो सेल है वो निकाला जाता है, और उस सेल को जो डोनर होता है, यानी दूसरा व्यक्ति, वो अपना सेल उस व्यक्ति में डालता है जो इन्फेक्टेड है। तो उससे भी ये जो बीमारी है उसको कुछ हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन उसमें होता ही है कि उसमें अगर ये फेल हो गया, मान लीजिए कोई डोनर है, वो डोनर का सेल इन्फेक्टेड व्यक्ति में अगर ढंग से बैठ नहीं पाया, या ढंग से फिट नहीं हो पाया, या ढंग से उसमें एडजस्टमेंट नहीं हो पाया, तो जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है उसका मरने के चांसेस भी रहते हैं। तो ये कुछ तकनीक थी अभी तक, और ये तकनीक अफ्रीका देशों में, खासतौर में जो दवाई $60 वाले जो दवाई का सिस्टम है वो तो ठीक ठाक है। अफ्रीका में ज़्यादातर लोग उसी का ही अभी यूज़ करते हैं। और जो बोन मैरो वाली टेक्नोलॉजी है वो अफ्रीका में इस समय अवेलेबल नहीं है। अफ्रीका में है भी तो बहुत महंगी है। तो जो अफ्रीकन लोग जिनको बीमारी होती है वो इंडिया की तरफ जाते हैं। इंडिया में ये बोन मैरो थेरेपी ये सस्ते हो जाती है, लगभग $40,000 इसमें खर्चा आता है। तो अफ्रीकन लोग ज़्यादातर इंडिया में गुरुग्राम और मुंबई ये कुछ हॉस्पिटल है इधर, तो वहाँ पर ये इलाज कराते हैं। तो वहाँ उनका लगभग $40,000 का खर्चा आता है, जो कि बहुत ज़्यादा है अगर देखा जाए तो अफ्रीका के स्टैंडर्ड से तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर इन्हीं अफ्रीकन लोगों को लग रहा था कि एक नई टेक्नोलॉजी आएगी और इनको राहत मिलेगी, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा है कि जो 2 दवाई आ रखी है अभी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी वाली, वो तो बोन मैरो वाले से 10 गुना महंगी है। तो आखिरकार अफ्रीकन लोगों को, जिनको इस बीमारी से सबसे ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है, उनको लगता है कि उनको कई सालों का इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी कुछ दवाई पाइपलाइन में चल रही है, अगर वो दवाई
कुछ ऐसी दवाई है जो कि सस्ते दर में आगे, अगर उनमें अभी ट्रायल चल रहा है, अगर वो ट्रायल सक्सेसफुल हो जाता है तो वो फिर दवाई सस्ते दरों में लोगों तक पहुंच पाएगी। लेकिन अगर ये जो ट्रायल है इसके ऊपर काफ़ी सालों का समय लगता है, तो फ़िलहाल 2-4 साल तो ट्रायल होने में लगेंगे। फिर उसके बाद अगर ट्रायल का रिज़ल्ट सेटिस्फैक्ट्री आएगा तो फिर लोगों को दवाई पहुंचेगी उन तक। लेकिन ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसा भी देखने को मिला है, जब कोई नई दवाई आती है तो जो कंपनियां होती है वो जानबूझ के उस दवाइयों को अमीरी इलाकों में निकालती है सबसे पहले, जहाँ लोग अमीर है। ये हर दवाई में होता है। फिर उसके बाद कुछ दवाई लगभग 5-6 साल पुरानी हो जाती है और कंपनी जो उनका प्रॉफिट है वो कमा लेती है। फिर उसके बाद वो इन दवाइयों को गरीब देशों में बेचना शुरू कर देती है और इनका प्राइस भी कम करना शुरू कर देती है। तो ये फार्मास्यूटिकल कंपनियों के ऊपर भी एक सवाल उठता है कि आने वाले समय में अगर मान लीजिए कोई नई दवाई भी निकलती है जिससे ये जो बीमारी है उस बीमारी को इलाज किया जा सकता है और एक आसान टेक्नोलॉजी के तहत इलाज किया जा सकता है। केवल एक व्यक्ति गोली खाएगा और वो जो उसकी बीमारी है वो कुछ दवाइयों से ख़त्म हो जाएगी। अगर मान लीजिए ऐसे भी कोई टेक्नोलॉजी आने वाले समय में आ जाती है तो क्या गारंटी है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसका फ़ायदा नहीं उठाएगी। वो इन दवाइयों को मिलियंस ऑफ डॉलर का बेचेगी पहले, फिर अपना फ़ायदा निकालेगी, फिर उनको गरीब देशों में बेचेगी सस्ते दरों में। तो ये बहुत बड़ा सवाल है सरकारों के ऊपर। ये एक सवाल है कि सरकार जो फार्मास्यूटिकल कंपनियों की मनमानी है जिसके तहत वो अपने मनमाने तरीके से प्राइस तय करती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, ख़ासतौर में उन देशों में जहाँ जो लोग गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, जैसे HIV एड्स हो गया, ये सिकल बीमारी हो गई। ये अफ्रीकन देशों में ये बीमारी सबसे ज़्यादा होती है। तो इन देशों में ये जो दवाई है, इतनी महंगी दवाइयों का कैसे इस्तेमाल लोग कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे इस्तेमाल तो उनकी मौत होने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये एक बहुत गंभीर सवाल है। आगे बढ़ते हैं हम। अभी जो वर्ल्ड में जेलेंस्की है, यूक्रेन के राष्ट्रपति, वो अमेरिका की यात्रा में आ रखे हैं और अमेरिका में वो काफ़ी नेताओं से बात करनी है उन्होंने। तो जब वो अमेरिका में है तो उनके देश के ऊपर इस समय मिसाइल अटैक हो रहा है। रसिया कीव जो कैपिटल है यूक्रेन की, वहाँ पर रसिया ने सुबह के 4 बजे कल के दिन 8 मिसाइल फायर किए और इसके अलावा उसने 18 ड्रोन भी इस इलाके में भेजे। तो यूक्रेन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने सभी मिसाइलों को ख़त्म कर दिया, कोई नुकसान नहीं हुआ है यूक्रेन को। लेकिन ये बताता है कि आने वाले दिनों में रसिया इस तरह के अटैक और ज़्यादा करेगा और रसिया की कोशिश ये रहेगी कि यहाँ पर जो यूक्रेन का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे जो थर्मल पावर प्लांट है जहाँ बिजली बनती है, उसको डिस्ट्रॉय करा जाए। ठंड में इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हीटरों की, तो अगर रसिया ये जो थर्मल पावर प्लांट है इसको डिस्ट्रॉय कर देता है तो फिर यूक्रेन के लोगों के लिए बिजली नहीं मिल पाएगी और वो हीटर का इस्तेमाल भी नहीं कर सकेंगे। हीटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो ठंड के कारण उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो लगता है कि जो रसिया है वो मोराल तोड़ना चाहता है यूक्रेन के लोगों का मोराल तोड़ने की रसिया कोशिश कर रहा है, ये सब हमले करके। माना जा रहा है कि रसिया के अटैक से जब वो अटैक के कुछ चिथड़े हो गए थे, यानी उस मिसाइल के चिथड़े होने से 3-4 लोगों को घायल हो गए जब उनके घरों में वो मिसाइल का कुछ पार्ट पड़ा। इसके अलावा किसी की अभी हताहत नहीं हुई है। अभी जो रसिया के राष्ट्रपति है पुतिन, उन्होंने कल के दिन एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि ये जो लड़ाई है अभी जो हो रही है यूक्रेन के साथ, वो हम जीतने वाले। और साथ में उन्होंने कहा कि हम जीतने की वजह हमारी ये है कि हमारा एक कल्चर है, हमारा एक इंडस्ट्री है, हमारा एक पीपुल है, यानी जो भी है हमारा खुद का है। जबकि उन्होंने यूक्रेन के लिए कहा कि यूक्रेन का कुछ भी अपना नहीं है, वो सब चीज़ विदेशों से लाता है। जैसे कि ना तो यूक्रेन के पास उसके पास जो वेपन्स है वो सब विदेशों से आ रखा है, और जो यूक्रेन का कल्चर है वो भी ज़बरदस्ती विदेशों से लाया जा रहा है। तो लगता है कि जो पुतिन है वो इस लड़ाई को कल्चरल लड़ाई के रूप में भी पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो लड़ाई है ये रसिया कल्चर की जीत होगी। अगर ये लड़ाई में रसिया की जीत हो जाती है, और ये जो हार होगी ये वेस्टर्न कल्चर की हार होगी। जो अमेरिका का कल्चर है, ये यूरोपियन देशों का कल्चर है, उसकी हार होगी आने वाले समय में। आगे बढ़ते हैं। फिलीपींस और चाइना दोनों पड़ोसी देश है और दोनों
के जो साउथ चाइना सी का इलाका है वो दोनों की बाउंड्री में लगता है। साउथ चाइना सी इस समय डिस्प्यूटेड एरिया है और चाइना इस इलाके को 90% साउथ चाइना सी के ऊपर क्लेम करता है अपना। लेकिन फिलीपींस कहता है कि ये जो इलाका है ये हमारी बॉर्डर के सामने है, तो ये हमारा इलाका है। तो ये डिस्प्यूटेड एरिया है ये साउथ चाइना सी, और दोनों ही देश इसमें क्लेम करते हैं अपने। अभी कुछ खबरें आ रही है, लगभग काफ़ी दिनों से आ रही है खबरें, जो यहाँ पर फिलीपींस की नावें इस एरिया में निकल रही है, तो उन नावों के ऊपर जो चाइना की कोस्टल शिप है वो हमला कर रही है, जैसे कि उनको डराने की कोशिश कर रही है, उनके ऊपर वाटर कैनन की फायरिंग कर रही है। आखिरकार वाटर कैनन की फायरिंग होती क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। तो मान लीजिए कोई शिप है वो फिलीपींस से निकली है और वो बीच समुद्र में पहुंच गई है। तो बीच समुद्र में पहुंच गई है तो जो चाइना के कोस्टल शिप ने उसको देख लिया है, और अगर उसने देख लिया है तो फिर उसको उस जो फिलीपींस शिप है उसको घेरने की कोशिश करते हैं चाइना के जो यहाँ पर कोस्टल जितने भी उसकी नाव है वो इस शिप को घेर देती है, और फिर उसके ऊपर वाटर कैनन की बौछारें करती है, यानी जो पानी की बौछारें, पाइप से पानी निकलता है, बहुत ज़्यादा स्पीड से पानी निकलता है, और उस स्पीड का पानी उन बोट के ऊपर डाला जाता है। उसके ऊपर जब बोट के ऊपर पानी की बौछारें गिरती है तो ऐसा लगता है कि बोट में अर्थक्वेक आ गया होगा, यानी भूकंप जैसा आता है। वैसी जो नाव में मौजूद है कुछ लोग, उनको लगता है, जिनके ऊपर ये वाटर कैनन डाला जाता है। इसके अलावा एक दूसरा तकनीक भी चाइनीज़ अपनाते हैं जिसको अकाउस्टिक कहते हैं, यानी वो साउंड वेव निकालते हैं, उनकी जो कोस्टल शिप से साउंड वेव निकलती है, जिसके कारण फिशरमैन जो इस इलाके में बोट में निकलते हैं उनको उनकी कानों में इतनी तेज़ी से आवाज़ जाती है कि कई लोगों के कान कुछ समय के लिए सुन हो जाते हैं। तो ये कुछ चाइना के तरीके जिसके तहत वो फिलीपींस की जो फिशिंग बोट है उनको डराने की कोशिश करते हैं। और फिलीपींस के इस समय जो राष्ट्रपति है मैक्रोस, उन्होंने चाइना के जो तरीके हैं उसकी उन्होंने आलोचना की और कहा कि ये हमारा इलाका है और हमारे इलाके में ही हमारे जो शिप को निशाना बनाया जा रहा है। अभी ये लड़ाई ये जो क्षेत्र है अभी तक तो फिलहाल यहाँ पर लड़ाई की स्थिति नहीं बनी है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर जो चाइना की शिपें, जो चाइना की कोस्टल सेना है यानी नौसेना चाइना की, वो जिस तरह से फिलीपींस की शिपों को नुकसान पहुँचा रही है, उनको परेशान कर रही है, तो आने वाले समय में ये हो सकता है कि कुछ मिसकैलकुलेशन हो सकती है और फिलीपींस भी इसका जवाब दे सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर लड़ाई शुरू होने के चांसेस है। चाइना अगर माना जाए साउथ चाइना सी, तो इसमें 2017 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ICC उसने एक जजमेंट दिया था जिसमें इस क्षेत्र को इंडिपेंडेंट बताता है, यानी साउथ चाइना सी को इंडिपेंडेंट एक समुद्र का इलाका बताया था। इसमें किसी भी देश का पूरा भाग नहीं है, यानी पूरा हिस्सा किसी भी देश का नहीं है और सभी देश इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चाइना ने इसका जो वर्डिक्ट है ICC का, उसको मानने से इनकार कर दिया उसने। तो इंटरनेशनली देखा जाए तो ये जो इंडिपेंडेंट वाटर है जहाँ पर फिलीपींस की फिशिंग बोट जा रही है, लेकिन जिस तरह से चाइना ज़बरदस्ती इनके ऊपर अटैक कर रहा है, वो भी एक इंडिपेंडेंट एरिया में, तो वो चाइना की सरकार के ऊपर एक सवाल उठता है कि चाइना आखिरकार ऐसा काम क्यों कर रहा है। लगता है कि वो एक बड़ा देश है चाइना, तो उसको लगता है कि वो छोटे देशों को डरा सकता है। एक यही वजह हो सकती है, या फिर दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि जिस तरह से जो फर्डिनेंड मैक्रोस है राष्ट्रपति फिलीपींस के, उन्होंने जब से राष्ट्रपति बने उन्होंने अमेरिका के साथ संबंधों को मजबूत किया है। अमेरिका ने फिलीपींस में नए सैनिक अड्डे भी बना लिए। तो जो चाइना है वो सबक सिखाना चाहता है फिलीपींस को, और उसकी कोशिश रहेगी चाइना की कि ये जिस तरह मैक्रोस से पहले जो राष्ट्रपति थे डुटेर्टे, उनके दौर में चाइना और फिलीपींस के संबंध अच्छे थे। तो चाइना लगता है कि चाइना चाहेगा आने वाले समय में कि मैक्रोस जो प्रो अमेरिका वाली नीति अपना के चले उस नीति को छोड़ दे, तभी इस तरह से हरकतें चाइना बंद करेगा। इस समय गाजा में लड़ाई चल रही है और जिस तरह से इसराइल ने यहाँ बमबारी की है और यहाँ पर सेना भेजी हुई है, उसके कारण कई हज़ारों लोगों की मौत हो गई है। और ख़ासतौर में जो 80% लोग हैं गाजा के, उनके घरों को तोड़ फोड़ कर दिया गया है वहाँ पर, और लगभग 15-16 लाख लोग अपने घरों को छोड़ने में उनको मजबूर होना पड़ा। कई लोग शेल्टर ले रखा उन्होंने, जैसे स्कूल हो गए या हॉस्पिटल हो गए। कई लोगों को तो यहाँ पर भी जगह नहीं मिल पा रही है, उनको सड़कों में सोना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब गाजा में इस समय ठंड का मौसम शुरू हो गया है और
ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ने वाली आने वाले समय में कि अगर इन लोगों को कोई टेंट नहीं मिल पाया, कोई गर्म कपड़ा इनको कोई शेल्टर नहीं मिल पाया, तो फिर इनको बीमार होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अभी एक रिपोर्ट आई है जो गाज़ा के हेल्थ मिनिस्ट्री ने शुरू की है, जिसमें पता लगा है कि जब से 7 अक्टूबर का अटैक हुआ है तब से लगभग 3,70,000 लोग तब से बीमार हो गए। और ये भी खतरा जताया जा रहा है कि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ भी यहाँ पर फैल सकती है, बल्कि फैलना शुरू भी हो गया कई जगह जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा डेंसली जिस जगह में रुके हुए, खासतौर में हॉस्पिटल में लोग इस समय हज़ारों की संख्या में एक हॉस्पिटल में जमा हो रखे हैं, वहीं पर उन्होंने शेल्टर ले रखा है। बहुत जम के लोग एक व्यक्ति दूसरे से चिपट के अभी रुका हुआ है। बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड बना हुआ है हॉस्पिटल और स्कूल का इलाके। तो ऐसी जगहों में जब लोग इतने डेंसली रहते हैं तो वहाँ पर बीमारी फैलने का खतरा होता है। तो ये जो डायरिया हो गया, कॉलेरा हो गया, इस तरह का बीमारी फैल चुकी है कई जगहों में और कई जगह में आने वाले समय में फैलने वाली है। इसके अलावा जो कुछ बच्चों में जॉन्डिस भी देखने को मिल रहा है। जॉन्डिस आमतौर में जो बच्चे गंदा पानी पीते हैं उनमें ये बीमारी होती है। तो गाज़ा में इस समय पानी भी नहीं है, वहाँ पर शुद्ध पानी भी नहीं मिल पा रहा है, तो काफ़ी बच्चों में जॉन्डिस की बीमारी भी देखने को मिल रही है। और कईयों में तो ठंड की वजह से उनको कोल्ड हो गया है, यानी उल्टी वॉमिटिंग हो रही है उनको। और ये लगा लीजिए बहुत बुरी स्थिति है लोगों की। उनको खाना पीना मेडिसिन नहीं है, अगर किसी को बीमार भी हो गया तो उसको दवाई भी नहीं मिल पा रही है। तो बीमार व्यक्ति को बिना दवाई से ही उसको काम चलाना पड़ रहा है, और ना उसके पास घर है ना उसके पास कपड़े रहने को। कई लोग गंदे पानी पी रहे हैं, कई लोग खाना कचरे से खाना उठा के खा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा स्थिति बुरी है। और जो WHO उसने एक चेतावनी दी, उसने कहा कि अगर इस इलाके में अगर इसको संभाला नहीं गया सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा कैटेस्ट्रॉफी हो सकती है, बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हो सकती है। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि सप्लाईज़ को भेजा जा सके, लोगों को कम से कम उनको टेंटों में रखा जाए उनको। और ठंड का जो मौसम है वो तो बहुत ख़तरनाक होता है। अगर कोई व्यक्ति अगर ठंड में बाहर सोता है तो फिर तो ख़ासतौर में बच्चे, उनमें बहुत बुरा असर पड़ सकता है, उनकी मौतें हो सकती है ठंड की वजह से। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को सप्लाईज़ पहुँचाया जाए और कम से कम खाना पीने के लिए उनके बंदोबस्त किया जाए। आगे बढ़ते हैं। अभी खबर आ रही है ईरान से। ईरान में एक स्वीडन का एक व्यक्ति है जो ईरान में गिरफ्तार कर लिया गया था। पिछले लगभग 600 दिन हो गए उसको गिरफ्तार किए हुए। तो ये जो व्यक्ति है इसके ऊपर आरोप लगाए थे ईरान की सरकार ने कि ये जो जासूसी कर रहा था इसराइल के लिए, और ईरान में घुस के ये जासूसी के आरोप में इसको गिरफ्तार किया गया है। तो ये जो व्यक्ति है ये स्वीडन का नागरिक है और ये यूरोप यूनियन के ऑफिस में ये काम करता था, और उसी काम के सिलसिले में ये ईरान आया था, और इससे पहले भी आया था कई साल पहले। तो ईरान की सरकार ने जब ये 1 साल पहले आया था तो उसको गिरफ़्तार कर लिया था। इसके ऊपर आरोप लगाया कि जैसे मैंने आपको कहा कि ये इसराइल के लिए जासूसी कर रहा था। इस व्यक्ति ने ये आरोपों से खंडन किया है और कहा कि मैं कोई जासूसी नहीं कर रहा हूँ। साथ में जो स्वीडन की सरकार है उसने भी स्टेटमेंट जारी किया। उसने कहा कि इसको गलत ये गिरफ़्तार किया गया है और हम ईरान से ये आह्वान करते हैं कि इसको छोड़े। साथ में जो यूरोपियन यूनियन है उसने भी स्टेटमेंट में यही बात कही है कि ये जो व्यक्ति है इसको गलत तरीके से पकड़ा गया है। कल के दिन इसके बारे में न्यूज़ आई थी और कहा गया कि इसके ऊपर जो चार्जेस है वो फाइल कर दिए गए, यानी अब इसके ऊपर केस चलेगा ईरान की कोर्ट में। और कल इसकी पेशी हुई है, पहली बार पेशी कोर्ट के सामने इसकी कल हुई है। और इसको कोर्ट में इसके पूछताछ की गई और ट्रांसलेशन के लिए इसको एक व्यक्ति भी दिया गया जो ईरानियन भाषा को स्वीडिश भाषा में कन्वर्ट कर रहा था, ट्रांसलेट कर रहा था। तो उस दौरान जो स्वीडन के जो एम्बेसडर है ईरान में वो भी हुए थे इस सुनवाई को देखने के लिए। तो फिर से जो सरकार है, स्वीडन की सरकार है, उसने वही बात कही है कि ये व्यक्ति के ऊपर जो चार्जेस लगाए गए वो गलत है। आखिरकार ये ईरान, जाहिर सी बात है वो चार्जेस लगता तो ऐसी है कि गलत है वाकई में, लेकिन ईरान ने इस व्यक्ति को गिरफ़्तार क्यों किया? सवाल उठ रहा है कि हो सकता है कि वजह ये है कि ईरान एक पॉलिसी अपना रहा है जिसके तहत वो जो यूरोपियन देशों के लोगों को ज़बरदस्ती उनको पकड़ के गिरफ़्तार कर रहा है, और बदले में वो अपने जो कुछ उसके लोग जो यूरोपियन जेलों में बंद हैं उनको छुड़ाने की कोशिश है ईरान की, ताकि डील करा सके। ये जो स्वीडन का
अगर इसको छोड़ा जाएगा तो बदले में ईरान का भी एक व्यक्ति को छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से डील ईरान करने की कोशिश करता रहा है। अभी उसने एक डील इससे पहले अमेरिका के साथ की थी, जिससे अमेरिका के कुछ लोगों को ईरान ने बंधक बना रखा था। तो ईरान ने उन लोगों को तभी छोड़ा जब अमेरिका ने जेलों में बंद कुछ ईरानियन लोगों को बदले में छोड़ा था। तो इस तरह से हॉस्टेज इश्यूज, मतलब इन लोगों को हॉस्टेज बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी बात की जाए कि यूरोपियन यूनियन और ईरान के संबंध किस प्रकार से तनाव की स्थिति है, लेकिन इन्होंने अपने संबंधों को तोड़ा नहीं है। अभी ईरान यहाँ पर यूरेनियम इनरिचमेंट वहाँ पर हो रहा है, कोशिश कर रही है ईरान की सरकार की न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश उसकी भी लगी हुई है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के देश उसको रोकना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि ईरान ऐसा कोई बम ना बनाए। तो इसी के संबंध में यूरोपियन यूनियन ने ईरान के साथ संबंधों को अभी तोड़ा नहीं है। अगर संबंध तोड़ देंगे यूरोपियन यूनियन के देश, तो फिर क्या होगा कि ईरान के पास कोई लिमिट नहीं होगी ना, कोई भी देश उसके ऊपर प्रेशर नहीं लगा सकता, वो मनमाने तरीके से न्यूक्लियर बम बना सकता है। अगर उसको कोई रोकने वाला है तो फिर वो थोड़ा सोचेगा। तो लगता है कि ईरानियन सरकार अभी रुकी हुई है, और रुकने का कारण उसका यही है कि जो यूरोपियन यूनियन है वो उसके ऊपर दबाव बना रहा है कि उस इस तरह का कोई बम अगर ना बनाए, अगर बनाएगा तो बहुत ख़तरनाक होगा और ईरान के लिए ही एक बहुत मुश्किल की स्थिति शुरू हो जाएगी। तो मुश्किल की स्थिति का कहने का मतलब है कि जो यूरोपियन देश है वो सैंक्शन लगा देंगे ईरान में। जो फैमिलीज मेम्बर है इस समय यूरोपियन यूनियन के, जो जिनके फैमिलीज मेम्बर को ईरान में अभी गिरफ्तार किया हुआ है, तो वो यूरोपियन यूनियन से कह रहे हैं कि आप ये जो अपीजमेंट की पॉलिसी अपना रहे हो ईरान के प्रति, वो गलत है और इसका फ़ायदा ईरान उठा रहा है। तो ये जो अपीजमेंट की पॉलिसी है उसको छोड़ देना चाहिए और ईरान के साथ संबंधों को तोड़ देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इस समय COP28 समिट आखिरी दौर में चल रहा है। 2 हफ्ते का ये समिट था और ये कल के दिन ये पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखने को ये मिला है कि COP28 समिट में फेज़ डाउन और फेज़ आउट की बात चल रही है। आखिरकार ये चीज़ें क्या होती है? फेज़ आउट पहले हम समझ लेते हैं। फेज़ आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल, इसका मतलब ये है कि आप फॉसिल फ्यूल का जो प्रोडक्शन है उसकी जो प्रोडक्शन को आप ख़त्म कर दो कुछ सालों में। जो तेल की खुदाई होती है जिससे तेल निकलता है, तो ये तेल को उसका प्रोडक्शन को बंद कर देना है। उसके अगर आप ऐसे कर देते हो फिर उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब ये होगा कि जो फॉसिल फ्यूल है उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो अगर हम इस फॉसिल फ्यूल का प्रोडक्शन को ही बंद कर दें, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करना ही बंद कर दें, तो फिर ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है ये काफ़ी कम हो जाएगी इन्वायरमेंट में। जो ग्रीन हाउस गैसेस है तो सबसे ज़्यादा जो उनका निकलने का जो एक कारण है वो ये फ्यूल है। अगर फ्यूल नहीं निकलेगा तो ग्रीन हाउस गैसेस भी कम हो जाएगी। तो फेस आउट का बात की जाती है और इसी के तहत लगभग एक तारीख दी जाएगी 2030 हो या 2040, 2030, 2050, ऐसी कोई तारीख तय करनी पड़ेगी। ऐसा कोई साल का तारीख तय करनी पड़ेगी जिस तारीख तक ये जो कोल है या फिर जो फॉसिल फ्यूल है इसका प्रोडक्शन बंद हो जाना चाहिए। ये फेस आउट होता है, जबकि फेस डाउन का मतलब ये होता है कि आप जो ऑयल है उसका जो प्रोडक्शन है उसे धीरे धीरे करके उसे कम करो। कहने का मतलब है कि धीरे धीरे करके लगभग 100-150 साल का टाइम मिलना चाहिए किसी भी देश को कि तब तक वो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल वो धीरे धीरे करके हर साल कम कम हल्के हल्के करते करते 100 साल में वो पूरे तरीके से बंद कर देगा। तो फेस डाउन का मतलब ये होता है हल्के हल्के करके लगभग 100 या 150 साल का एक टाइम लिमिट होती है, उसमें वो प्रोडक्शन को हल्के करके ख़त्म करना है। जबकि फेस डाउन का मतलब ये होता है कि 10 या 20 साल का, ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल का टाइम मिलेगा और 20 साल के अंदर वो प्रोडक्शन को, फॉसिल फ्यूल के प्रोडक्शन को ख़त्म करना है। तो इसके फ़ायदे और नुकसान देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि फेज़ आउट का फ़ायदा तो ये है कि ग्रीन हाउस गैसेस कम हो जाएगी। नुकसान उसका ये है कि जो देश अभी ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है, सऊदी अरेबिया, जिनकी पूरी इकोनॉमी इस समय ऑयल से निकलती है, तो वो देशों को नुकसान होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी पूरी इकोनॉमी ऑयल के ऊपर अभी निर्भर करती है। जबकि बात की जाए कि दूसरे देश, खासतौर में इंडिया और चाइना, जिनकी अभी जो एनर्जी, जिनका एनर्जी सोर्सेस इन्हीं फॉसिल फ्यूल
से निकलता है। यानी कि जो अभी इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया में जितनी भी अभी गाड़ियाँ हैं ज़्यादातर 90% वो फॉसिल फ्यूल से चलती है। तो इंडिया का भी मार्केट इतना तैयार नहीं है कि वो इतने जल्दी फॉसिल फ्यूल को बदल सके, यानी वो रिन्यूएबल में चेंज कर सके, इतना जल्दी वो तैयार नहीं हो सकता है। तो इंडिया को भी नुकसान होगा अगर ये फेज़ आउट किया जाता है। तो इंडिया को लगभग 50-60 साल का समय चाहिए जब तक वो अपनी गाड़ियों को फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल में चेंज कर सके, और ऐसे ही चाइना को भी समय चाहिए। ये कुछ फेज़ आउट की बात हो गया। अगर फेज़ डाउन की बात की जाए तो फेज़ डाउन में फ़ायदा ये है कि अगर धीरे धीरे करके आप किसी चीज़ को उसका प्रोडक्शन कम करोगे, ख़त्म करोगे, तो उससे जो ऑयल प्रोड्यूसिंग देश है सऊदी अरेबिया, यूएई, तो इन देशों को इकोनॉमी को इनको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, और धीरे धीरे करके इनकी इकोनॉमी में इतना प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। और ख़ासतौर में अगर हम इंडिया और चाइना का संबंध ले लें तो इंडिया और चाइना भी, उनके पास भी टाइम मिल जाएगा, और उस समय में वो टाइम ज़्यादा रहेगा तो इंडिया भी और चाइना अपने सोर्सेज जो उनकी एनर्जी सोर्सेज है उनको डाइवर्सिफाई कर सकता है, उन्हें रिन्यूएबल में चेंज कर सकता है। और नुकसान क्या है फेसिंग डाउन का? नुकसान ये है कि ये बहुत लंबा साल है, मतलब ये जो लिमिट है 100-150 साल का जो टाइम लिमिट अगर मिल जाती है तो उससे क्या होगा कि जो क्लाइमेट चेंज है उसको जल्द ही उसको रोकना है। जैसे टारगेट भी अभी तय कर रखा है 2050 तक जो नेट जीरो करना है टेम्परेचर, यानी जीरो ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है 2050 तक। तो समय नहीं है इतना, अभी 2023 चला है तो 27 साल का एक समय है। तो 27 साल में जो फॉसिल फ्यूल से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है इसको कम करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा घातक होगा। तो ये उसका घाटा है फेसिंग डाउन का। तो ये जो COP28 समिट है इसमें सबसे बड़ी जो चर्चा का विषय यही चीज़ बनी हुई है कि फेस डाउन और फेस आउट में क्या किया जाए, इन दोनों में से किसको अपनाया जाए। जो सऊदी अरेबिया है वो फेस डाउन के पक्ष में, जबकि जो कुछ अमीर देश है खासतौर में जर्मनी है और कुछ जो आइसलैंड है जैसे मार्शल आइसलैंड और सेशेल्स, ये जो आइसलैंड छोटे छोटे आइसलैंड है, ये भी चाहते हैं कि फेस आउट कर दिया जाए। ये इसलिए चाहते हैं क्योंकि अगर फेस आउट नहीं हुआ तो इनके जो आइसलैंड है वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये डूब जाएंगे। इतना छोटा क्षेत्र है, वो पानी जब ऊंचा बढ़ेगा तो उनके कारण क्लाइमेट के चेंज होने के कारण ये आइसलैंड डूब सकते हैं। तो ये जो आइसलैंड वाले देश है और जो अमीर देश है तो ये चाहते हैं कि फेस आउट कर दिया जाए। जबकि इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया भी अभी फेस डाउन के पक्ष में है और इंडिया फेस आउट के खिलाफ है। वजह मैंने आपको बता दी क्या है। तो ये जो अभी समिट अब ख़त्म होने वाला है तो इसमें एक स्टेटमेंट आने वाला है आने वाले दिन में। तो उस स्टेटमेंट में ये लिखा जाएगा कि आखिरकार क्या होना चाहिए, आखिरकार आने वाले सालों में हमको किस तरह की रणनीति अपनानी है। तो इंटरनल सोर्सेज से पता ही लगा कि स्टेटमेंट में जो लिखा है उसमें ये लिखा है कि हमको ये एनर्जी फॉसिल फ्यूल से जो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है यानी इमिशन जो निकलता है इसको कम करना है, और कम करने के लिए हम कुछ तरीके अपना सकते हैं। अब बताया नहीं गया तरीके क्या अपनाना है, बस कहा गया कि हमको ये इमिशन कम करना है। अच्छा, तरीके कई सारे हो सकते हैं। पहला तरीका ये फेस आउट कर दो। फेस आउट कर दोगे तो ये फॉसिल फ्यूल का अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो ये ग्रीन हाउस गैस भी नहीं निकलेगी। दूसरा तरीका ये कि आप एक टेक्नोलॉजी अपनाओ, जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी होती है उसमें क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जब चिमनी से वो धुआं के रूप में आसमान में जाता है तो चिमनी में आप ऐसे कुछ डिवाइस लगा दो जिससे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो चिमनी से सीधे वो डिवाइस के अंदर चले जाए, और उसके बाद वो डिवाइस को किसी दूसरी जगह में उसको अंडरग्राउंड उस कार्बन डाइऑक्साइड को आप वहाँ पर छोड़ दो, जिसको कार्बन कैप्चर भी कहा जाता है। तो ये भी तरीका है। इससे भी अगर आप, जाहिर सी बात है फॉसिल फ्यूल तो यूज़ हो रहा है लेकिन आप उस फॉसिल फ्यूल से जो हार्मफुल गैसेस है, ग्रीन हाउस गैसेस, उनको निकाल रहे हो तो फॉसिल फ्यूल से कोई नुकसान नहीं है फिर। तो जो सऊदी अरेबिया है वो ये चीज़ कर रहा है कि हम क्या करेंगे, हम आने वाले समय में इमिशन को कम करेंगे, हम फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो इमिशन है फॉसिल फ्यूल का उसको हम कार्बन कैप्चर की वजह से उसको अंडरग्राउंड कर देंगे, और उससे क्या होगा कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगा। अब ये चीज़ सऊदी अरेबिया ने कही है, लेकिन एक और दिक्कत ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी है अभी बहुत महंगी है, और ख़ास तौर में इसको अगर इंडस्ट्रियल स्तर में अगर इस्तेमाल करना है तो अभी ये तैयार नहीं है टेक्नोलॉजी। तो यही अभी COP28 समिट में ही हुआ है कि जिस तरह से अभी फिर से एक फेलियर हो गया है। अभी तक ये जो फेस आउट की बात कोशिश कर रहे थे ये जो आइसलैंड जैसा, अभी जैसे मार्शल आइसलैंड के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने COP28 समिट में जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो उन्होंने कहा कि मुझे दुख हुआ है कि
मेरे को उम्मीद थी, मैं यहाँ पर लगभग 1000 किलोमीटर दूर से आ रखा था, मुझे उम्मीद थी कि यहाँ जब मैं पहुँचूँगा तो फ़ेज़ आउट के ऊपर सहमति बन जाएगी, लेकिन अब मुझे दुख हो रहा है कि इसकी मैं सहमति नहीं बन पाएगी। उन्होंने कहा कि मेरा देश इतना छोटा देश है और समुद्र के चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो क्लाइमेट अगर चेंज होगा तो मेरा देश डूबने का खतरा है। इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे देशों के प्रेसिडेंट भी इसी तरह से बातें कर रहे थे। तो ये जो अभी COP28 में ये तय हो गया है कि फ़ेज़ आउट नहीं होगा, कंपल्सरी नहीं है। हालांकि कोई अगर देश अपनी तरफ से फ़ेज़ आउट करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन कंपल्सरी नहीं है। और कंपल्सरी क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि जो सऊदी अरेबिया उसने इसको होने से रोक दिया। इंडिया, सऊदी अरेबिया और कुछ देशों ने जो फ़ेज़ आउट के ख़िलाफ़ थे, उन्होंने ये जो स्टेटमेंट है इसके ख़िलाफ़ रोक दिया था, इसको फ़ेज़ आउट के स्टेटमेंट को, और अपने वो स्टेटमेंट जारी किया जो सभी देशों को स्वीकार था। तो उस स्टेटमेंट में ये कहा गया कि इमिशन को कम करना है, और तरीका आप कोई भी अपना सकते हो, बस आपको इमिशन कम करना है। आगे बढ़ते हैं। अभी क्लाइमेट समिट हुआ था COP28 में, उसमें लगभग 70,000 लोग पहुंचे थे समिट को उसमें पार्टिसिपेट करने। तो ये जो 70,000 लोग हैं, अगर इसको COP27 समिट जो पिछले साल हुआ था उसके कंपैरिजन किया जाए तो पिछले साल लगभग 35,000 लोग आए थे, तो इस साल डबल हो गए। इस साल 70,000 लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। तो आखिरकार ये लोग कौन कौन थे और किस किस सेक्टर से आ रखे थे? बहुत डिफरेंट सेक्टर से थे। कुछ लोग तो यहाँ पर फॉसिल फ्यूल की इंडस्ट्री को भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव करने आ रखे थे। कुछ लोग यहाँ पर जो डॉक्टर भी आ रखे थे यहाँ पर, और कुछ लोग यहाँ पर एंटरप्रेन्योर आ रखे थे जो अपनी नई नई टेक्नोलॉजी दिखाने चाह रहे थे दुनिया के सामने, और वो टेक्नोलॉजी को कह रहे थे कि इस टेक्नोलॉजी को अगर अपना लेते तो इन्वायरमेंट में जो अच्छा किया जा सकता है, यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर लोगों का जो जमावड़ा था वो विभिन्न सेक्टरों से आ रखा था। इन्वायरमेंट से जुड़े हुए एक्टिविस्ट लोग आ रखे थे जो चाहते थे कि यहाँ पर कुछ ऐसे स्टेटमेंट जारी किया जाए जिससे फेस आउट हो सके। जैसे मैंने आपको कहा है कि आखिरकार कुछ लोग तो यहाँ पर जर्नलिस्ट की भूमिका में आ रखे थे, इसको कवर करने आ रखे थे, लेकिन आप ये समझ सकते हो कि ये इतना एक मेला टाइप का बना होता है, और मेले में जैसे एग्जीबिशन लगता है, यानी हर दुकान अपना जो प्रदर्शनी है उसको दिखाने के लिए मेले में वो स्टॉल लगाती है। उसी तरीके से यहाँ पर भी स्टॉल लगे हुए थे जिसमें हर तरीके के जो बिजनेसेस है वो उन्होंने अपने स्टॉल लगा रखा था, और स्टॉल में उन्होंने अपनी अपनी टेक्नोलॉजी को दिखा रहे थे वो लोगों के सामने कि हमारी नई टेक्नोलॉजी है। किसी टेक्नोलॉजी से किसानों को फ़ायदा होगा, किसी टेक्नोलॉजी को प्रदूषण रोकने में मदद मिलेगी, किसी टेक्नोलॉजी में जो नहर का पानी है उसको साफ़ किया जाएगा, जो नदी का पानी है उसको साफ़ किया जा सकता है। ऐसे ऐसे विभिन्न टेक्नोलॉजी लेके लोग यहाँ आते हैं। तो ये एक ख़ास बात ये कि यहाँ पर इस साल COP28 समिट में इतने ज़्यादा लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करने से ऐसा लगता है कि दुनिया का ध्यान इन्वायरमेंट की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और अब आज से अगर 5-6 साल पहले बात की जाए तो इसको इतनी हेडलाइंस नहीं मिलती थी इस सब्जेक्ट को, इन्वायरमेंट को, लेकिन अब ये सबसे टॉप का सब्जेक्ट बन गया है। और हर देश चाहता है कि जो समिट है उसके यहाँ हो, अगले साल अज़रबैजान में होना है, तो वहाँ पर भी काफ़ी भीड़ जुटेगी। तो अगर हम देख लेते हैं कि UAE में ये जो समिट हुआ था अभी 2023 का जो समिट था जिसे COP28 भी कहते हैं, तो ये UAE ने इसके लिए बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रखी थी। उसने यहाँ पर होटल सब तरीके से उसने बहुत बढ़िया तरीके से बंदोबस्त कर रखा था, और लगभग 1 लाख लोगों ने यहाँ आने का एप्लीकेशन दिए थे, जिनमें से 70,000 लोग यहाँ पर आए थे। तो बहुत अच्छा प्रबंध किया गया था इस इलाके में। आगे बढ़ते हैं। अभी पता चला है COP28 में एक रिपोर्ट आई है, IUCN ने इस रिपोर्ट को जारी किया है, जिसमें पता लगा है कि आने वाले दिनों में 1/4 जो फ्रेश वाटर फिशेस है उनको एक्सटिंक्शन हो सकती है उनकी, यानी वो विलुप्त हो सकती है अगर उनको बचाने की कोशिश ना की जाए। फ्रेश वाटर फिशेस वो फिशेस होती है जो स्वच्छ पानी में वो
रहती है, और इसमें कुछ सैल्मन फ़िश हो गई, ये कैट फ़िश हो गई, ये कुछ फ़िशेस है जो अभी रिपोर्ट में बताया गया कि ये वल्नरेबल कैटेगरी में इनको डाला गया है, यानी ये खतरे की लिस्ट में अभी है। और ये फ़िशेस का जिस तरह से इनकी जो पॉपुलेशन है उसमें कमी आ रही है, उसके बारे में इस रिपोर्ट में बताया गया है। वजह बताई गई है कि पानी को गंदा किया जा रहा है, पॉल्यूशन होने की वजह से फिशेस की संख्या कम हो रही है। जैसे कि जो न्यूट्रिशन होता है, केमिकल जो खेतों का न्यूट्रिशन होता है, यूरिया वगैरह, जब वो पानी में बहकर नदी में चले जाता है तो उससे फिशेस की पॉपुलेशन कम होती है। इसके अलावा जो पानी में जिस तरह से इंडस्ट्रियल का भी वेस्ट निकलता है तो उससे फिशेस को नुकसान होता है। तो ऐसा भी नहीं है कि सब चीज़ों में स्थिति बिगड़ती जा रही है। कुछ ऐसे चीज़ हुई है पिछले कुछ सालों में जिसमें कुछ स्पीसीज की स्थिति में सुधार देखने को मिला है। कुछ जैसे इस रिपोर्ट में 1-2 स्पीसीज़ को बताया गया कि उनकी जो स्थिति थी वल्नरेबल में रखी गई थी पहले, अब वो उनको स्टेबल में बता दिया गया है। तो अगर हम कोऑर्डिनेशन अच्छी तरीके से करेंगे इस चीज़ों को, जैसे NGO, सरकार, कंपनी, ये सब मिलके काम करेगी तो हो सकता है कि जो स्पीसीज़ है उनकी जो पॉपुलेशन है उसमें सुधार किया जा सकता है। जैसे फिशरीज़ भी अगर देखा जाए तो फिशरीज़ ऐसा नहीं है कि ये जो इस फ्रेश वाटर फिशरीज़ है ये इनकी स्थिति स्टेबल नहीं हो सकती। ऐसा हो सकता है लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सभी जो स्टेक होल्डर हैं उनको साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, तब जाके अगर पॉल्यूशन कम हो जाता है और रिवर को अच्छी शुद्ध बना लिया जाता है तो फिशरीज़ की पॉपुलेशन दोबारा से बढ़ जाएगी। लेकिन उसके लिए कोऑर्डिनेशन करना ज़रूरी है। ग्वाटेमाला में इलेक्शन हुए थे कुछ महीने पहले। ग्वाटेमाला एक सेंटर अमेरिका का देश है, तो वहाँ पर इलेक्शन हुए थे जिसमें बर्नार्डो अवेकलो इनको जीत हासिल हुई थी और इनको जनवरी में इनकी शपथ ग्रहण समारोह था। तो अभी हो ये रहा है कि जो इनको शपथ ग्रहण समारोह से रोकने की कोशिश की जा रही है, और कोशिश जो लॉ मेकर है पार्लियामेंट में वो कर रहे हैं, और जुडिशियल भी लगता है कि जो जुडिशरी है वो भी इनके खिलाफ है इस समय। तो पहले हम देख लेते हैं कि बर्नार्डो अवेकलो है कौन। बर्नार्डो अवेकलो एक फॉर्मर राष्ट्रपति के बेटे हैं और माना जा रहा है कि ये प्रोग्रेसिव विचारधारा के मानने वाले व्यक्ति है। और 1985 जब ग्वाटेमाला में डिक्टेटरशिप ख़त्म हो गई थी, उसके बाद इलेक्शन डेमोक्रेसी आ गई थी, तो उसके बाद पहले ऐसे व्यक्ति है जो कि प्रोग्रेसिव विचारधारा को मानने वाले। अभी तक देखा गया है ग्वाटेमाला में जिस तरह से गैंग वार वहाँ पर होता रहा है और वहाँ पर जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा बुरी है, और जैसे गवर्नमेंट आमतौर में करप्शन में लिप्त होती है, तो लगता था लोगों को कि ये बर्नार्डो जब राष्ट्रपति बन जाएंगे तो इन चीज़ों को वो फिक्स कर देंगे। लेकिन जो लॉ मेकर है उनको अब राष्ट्रपति बनने से रोक रहे हो। उनके ऊपर और आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने US से पैसा लिया है और तब जाके उन्होंने अपना कैंपेन चलाया था। US से उन्होंने फंडिंग ली है। उनके ऊपर तरह तरह के केसेस लगाए गए और उनका चुन तो लिया है, उनका जीत हो गई थी इलेक्शन में, लेकिन उनको अभी राष्ट्रपति पद का उन्होंने शपथ लेनी है जनवरी में, और शपथ लेने से पहले जो भी तरीके अपना सकते हैं लॉ मेकर वो अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी न्यूज़ की तरफ पढ़ते हैं। अभी ऋषि सुनाक के लिए ये हफ्ता बड़ा मुश्किल रहा था। कल के दिन वो कमेटी के सामने पेश हुए थे। कमेटी कोरोना वायरस के संबंध में बनाई गई है और यहाँ पर ऋषि सुनाक को बुलाया गया था। इस कमेटी में उनसे कुछ पूछताछ की गई। ऋषि सुनाक जब कोरोना का समय था तो उस समय वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उसके संबंध में उनसे सवाल किए गए। जैसे कि एक सवाल उनसे किया गया था कि आपने कोरोना जब चल रहा था तो आपने एक स्कीम निकाली थी जिसके तहत जो रेस्टोरेंट है उनको सब्सिडी दी गई ताकि लोग रेस्टोरेंट में जाके खाना खा सकें। तो आपने ऐसा क्यों किया? आपको पता था कि कोरोना वायरस फैल सकता है रेस्टोरेंट में, फिर भी आपने ऐसा फ़ैसला क्यों किया? तो ऋषि सुनाक ने कहा कि मैंने ये फ़ैसला इसलिए लिया क्योंकि मुझे रोज़गार को बचाना था। अगर मैं रोज़गार रेस्टोरेंट में काफ़ी लगता है, काफ़ी लोग यहाँ पर काम करते हैं रेस्टोरेंट में, तो इनके रोज़गार को बचाने के लिए मैंने ये स्कीम निकाली थी। इसके अलावा इनसे काफ़ी सवाल किए गए, खासतौर में बोरिस जॉनसन को लेकर सवाल हुए। बोरिस जॉनसन उस समय प्रधानमंत्री थे, तो इन्होंने ऋषि सुनाक ने बोरिस जॉनसन के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने अपना पक्ष को सामने रखा है। और माना जा रहा है कि उनकी जो पेशी हुई है उसमें ठीक ठाक पेशी रही है, कोई उसमें स्कैंडल नहीं हुआ है, कोई उन्होंने ऐसी बात नहीं कही जिसका मीडिया में कोई तूफान बन जाएगा। हालांकि वो जो स्कीम थी रेस्टोरेंट
स्कीम वाली, उसके ऊपर जो वकील थे, जो कमेटी के प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने बार बार ऋषि सुनाक से इसके ऊपर सवाल करना चाहा रेस्टोरेंट की जो स्कीम है उसके ऊपर। तो ऋषि सुनाक बार बार कहते रहे कि ये आप मेरे से एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हो। तो उस समय थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए थे ऋषि सुनाक, लेकिन उसके अलावा वो कमेटी की जो हियरिंग थी उन्होंने वो ठीक ढंग से उसको पूरा किया। और ऋषि सुनाक का दिक्कत के लिए उनका ये है कि अभी एक और चीज़ है, वो है कि रवांडा का जो बिल है जिसके तहत जो इमिग्रेंट लोग हैं उनको रवांडा भेजना है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको उस स्कीम को, उस लॉ को गैरकानूनी ठहरा दिया था। तो उसके बाद ऋषि सुनाक फिर से एक नया कानून लाने वाले, और इस कानून को लाने के बाद वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें अब दखल नहीं दे सकता है। तो आखिरकार ऋषि सुनाक ने ये ऐसा लॉ लाया है जिससे जो उनका पार्टी का तबका है, कंजर्वेटिव पार्टी, तो उसमें दो तबके, एक लेफ़्ट तबका, एक राइट तबका, यानी एक उस इमिग्रेशन के जो मुद्दा है उसमें ऋषि सुनाक की जो अभी पोजीशन है उससे दोनों ही पक्ष अभी खफा हो रखे हैं। जो राइट वाला तबका है वो कहता है कि जो इमिग्रेशन है, जो ये इमिग्रेशन बिल है ये इतना टफ़ नहीं है, जबकि जो लेफ़्ट वाला तबका है वो कह रहा है कि ये जो इमिग्रेशन बिल है ये काफ़ी टफ़ है। तो इसमें ऋषि सुनाक के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। ऋषि सुनाक को इसको पार्लियामेंट में रखना पड़ेगा और पार्लियामेंट में इसको पास कराना पड़ेगा। अगर कोई भी जो तबका है वो अगर ऋषि सुनाक के खिलाफ वोट कर देता है तो ये बिल फेल हो जाएगा और ऋषि सुनाक के ऊपर एक संकट की स्थिति आ सकती है। ऋषि सुनाक को कई लोग कह रहे हैं कि आप कोई बिल को फिर से इसको दोबारा से इसके ऊपर काम करना चाहिए और आपको दोबारा से पार्लियामेंट में लाना चाहिए। तो ऋषि सुनाक की स्थिति अपनी ही पार्टी में समय कठिनाई से भरी हुई है और अगले साल वहाँ इलेक्शन होने हैं ब्रिटेन में, और ऋषि सुनाक की जो पार्टी है वो बताया जा रहा है कि ओपिनियन पोल में काफ़ी पिछड़ रही है इस समय। तो ऋषि सुनाक के लिए इस समय दिक्कतें भरी हुई है। अभी फ्रांस से भी खबर आ रही थी, फ्रांस के जो राष्ट्रपति है मैक्रोन, उन्होंने एक बिल रखा था पार्लियामेंट के सामने। उस बिल में माइग्रेशन से ही वो इशू था। माइग्रेशन, फ्रांस में माइग्रेशन को कंट्रोल रखने के लिए उन्होंने बिल को पेश किया था। कहने का मतलब है एक माइग्रेशन के दो पक्ष है। पहला पक्ष ये है कि जो इलीगल माइग्रेशन है उसको रोका जाए, और दूसरा ये है कि वो माइग्रेशन को परमिशन मिलनी चाहिए जो कि एक स्किल माइग्रेशन कह सकते हैं। जिन लोगों को फ्रेंच भाषा आती है, जो पढ़े लिखे हैं, उनको फ्रांस में आने की मंजूरी मिलनी चाहिए, क्योंकि फ्रांस इस समय उसकी जो अपनी पॉपुलेशन है वो कम है, तो फ्रांस में वर्करों की ज़रूरत है। तो फ्रांस में इन वर्करों को आने का परमिशन मिलनी चाहिए, जबकि जो ऐसे लोग हैं जो गैरकानूनी तरीके से आते, कुछ उनको फ्रांस के बारे में भी पता नहीं रहता, लैंग्वेज के बारे में भी पता नहीं रहता, तो ऐसे लोगों को रोकने की बात इस बिल में कही गई है, जिन लोगों को फ्रेंच भाषा नहीं आती है जो गैरकानूनी तरीके से थे, जबकि उन लोगों को आने की परमिशन है जिन लोगों को फ्रेंच भाषा आती है, जो पढ़े लिखे। तो ये जो बिल है इसको पार्लियामेंट में रखा गया था, और इस बिल को भी जो पार्लियामेंट है उसने दरकिनार कर दिया, यानी इस बिल को उसने फेल कर दिया। इस बिल को हार का सामना करना पड़ा। माना जा रहा है कि ये जो बिल का नाकामी की वजह ये है कि जो राइट तबका यानी सेंटर पार्टी जिसको कहा जाता है राइट पार्टी, तो उसका मानना है कि ये बिल है ये काफ़ी लीनियंट है, यानी काफ़ी नरम बिल है। इसके तहत जो पक्ष है जिसको फ्रेंच भाषा आती है वो माइग्रेंट का तबका, उसको भी इसमें बैन कर देना चाहिए, जबकि जो लेफ़्ट वाला तबका है वो कहता है कि हमको सभी माइग्रेंट के लिए अपने देश का दरवाज़ा खोलना चाहिए। तो लगता है कि मैक्रोन दोनों ही पक्षों में से पार्लियामेंट में जो दो तबके उनमें से किसी को संतुष्ट नहीं कर पाए, और उनको ये जो इमिग्रेशन बिल है उसमें नाकामी उनको सहनी पड़ी और वो बिल गिरा दिया गया, वो फेल हो गया। अब दोबारा से ये बिल को हो सकता है कि आने वाले समय में रखा जाएगा। और ये इमिग्रेशन इशू बहुत कंट्रोवर्शियल और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर यूरोप के संदर्भ में बहुत ज़्यादा आजकल देखने को मिल रहा है। जिस तरह से यूरोप के देशों को इमिग्रेशन की ज़रूरत भी है, उनकी अपनी पॉपुलेशन बूढ़ी होती जा रही है, तो वर्करों की ज़रूरत है, लेकिन उन वर्करों की ज़रूरत है जो कि पहली चीज़ है कि लिमिटेड अमाउंट में आए। ऐसा नहीं है कि लाखों की संख्या में वर्कर्स आ जाए। इतने वर्कर्स आ जाएंगे तो फिर यूरोपियन देशों के लिए इंटरनल उनकी सिचुएशन बिगड़ सकती है। तो लिमिटेड नंबर में वर्कर्स की ज़रूरत है। तो ऐसा कोई सिस्टम निकालने की सरकारें कोशिश कर रही है कि जिसके तहत
जो वर्कर्स हैं उनकी पूर्ति भी हो जाए और इंटरनल सिक्योरिटी भी बनी रहे। लेकिन अभी तक ऐसा अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। तो यही थी हमारी आज की वर्ल्ड न्यूज़। अगर पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।